हाय फ्रेंड्स, सेव योर टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th के क्वेश्चन आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु। पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे फ्रेंड्स। तो क्या जो जो दिया गया उसको लिखते हैं। दिया 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अर्थात फोकस दूरी दिया गया है। फोकस दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स? फोकस दूरी को हम व्यक्त करते हैं जाके यफ से। तो यफ बराबर क्या है? 30 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण। चूँकि ये दूरी दिया गया है, अवतल दर्पण दिया गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, मतलब वस्तु की दूरी जो है पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में। तो वस्तु की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? यू से। यू बराबर हमसे पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने। तो कह रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने। पहली बात वास्तविक बने, दूसरी कंडीशन में क्या करा, दोगुना। तो जब हम बताए थे 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना रहे, तो इसका मतलब कि ये दोगुना जो है ये हमारा क्या दिया गया है, आवर्धन। तो हम क्या लिखेंगे, आवर्धन यम इक्वल टू 2 गुना है तो 2 लिख देंगे। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर आभासी प्रतिबिंब कहता तब जाके हम प्लस लिखते, लेकिन वो वास्तविक कह रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हमको पूछ क्या रहा है, वी भी पूछ रहा है, यू भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, आवर्धन के सूत्र लगाएंगे। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यम इक्वल टू माइनस वी अपान यू। यम की वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पर, -2। -2 और जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 कर लेते हैं, इक्वल टू -v अपान यू। ये माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों अंश में है और बराबर के इस तरफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, v की वैल्यू क्या आएगी, तिरिया गुणा करेंगे तो v1 या v और 2 का यूम करेंगे तो 2u। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, 2u, और f की वैल्यू दिया गया है। तब क्या करेंगे हम, वही दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र हमारा क्या है, दर्पण का सूत्र हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू क्या दिया गया है, -30 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू देखिए यहाँ पर v की वैल्यू क्या आया है हमारा, 2u। प्लस और u की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो हम u को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब जाके हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 1/-30 इक्वल टू 2u, और 1u का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2u। यहाँ से अगर 2u को 2u से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। और फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ पर देखिए u है और यहाँ पर 2u। अगर 2u को u से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 2। और 2 का क्या करते हैं, इस अंश में, जो अंश हमारा क्या है, अंश हमारा 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/-30 इक्वल टू 3/2u। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए इन दोनों को जोड़ के हम लिख दिए। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं। देखिए 2u को 1 में करेंगे तो 2u इक्वल टू, और 30 का 3 में करेंगे तो 30×3 = 90 हो जाएगा। ये 90 हो गया, चिन्ह हमारा माइनस के साथ। अब देखिए u की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये 90/2। तो u की वैल्यू क्या हो गई, -45। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखिए u की वैल्यू पूछा था, तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी, माइनस में आया है। माइनस का अर्थ है कि दर्पण के सामने, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जाके फ्रेंड्स, अतः वस्तु को 45 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रखना होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, इतना पढ़ लिए तो हम इतना लिख लेंगे, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो ये फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से व्यक्त करते हैं। एफ इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर, हम 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं सेंटीमीटर। चूँकि देखिए फ्रेंड्स ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, हमारा नेगेटिव होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है, और पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक मोमबत्ती रखी हुई है। तो पहली बात तो ये जो वस्तु रखी गई है ये 15 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो अब क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम यू से व्यक्त करते हैं, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो चिन्ह माइनस का, ये तो हमारा यू के मान हो गया। अब ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती, मतलब जो मोमबत्ती रखी गई है फ्रेंड्स उसको हम जाके, उसकी लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हम ओ डैश से व्यक्त करते हैं। ओ डैश को क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर, ये जाके 3.0 है तो इसको हम 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम किससे व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को हम व्यक्त करते हैं वी से हम व्यक्त करेंगे, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, वी बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, और आकार भी पूछ रहा है तो मतलब प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई भी पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई डैश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू दिया गया है, f की वैल्यू दिया गया है, तो v की वैल्यू आराम से निकल जाएगी दर्पण के सूत्र से। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर -10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो 1/f की वैल्यू क्या है, -10 सेंटीमीटर इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, प्लस u की वैल्यू क्या है 1/-15। अब हम बताए थे फ्रेंड्स, इसको हम इस तरफ इसको इस तरफ कर लेंगे तो चिन्ह हमारा नहीं बदलेगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1/15 इक्वल टू -1/10। अब देखिए अगर हम इस चीज़ को, हम इस अंक को हम बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/, ये माइनस में है 10, ये आएगा इस तरफ तो प्लस हो जाएगा 1/15। और 10 और 15 का एलसीएम अगर अब हम निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा हमारा 1/v इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह। उसके बाद 30 को जाके 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। ये हमारा हो जाएगा 1/v इक्वल टू 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1/30। अब तिरिया गुणा कर देंगे तो v की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगी, -30, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आया है, v की वैल्यू अभी आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जाके हम प्रतिबिंब की लंबाई निकालेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दिया रहता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश बटे वस्तु की लंबाई ओ डैश इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यही फार्मूला होता है आवर्धन का। ठीक है, ये किसका फार्मूला है फ्रेंड्स, आवर्धन का, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। ये लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन के सूत्र से। तब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया गया उसको तुरंत रख लेते हैं, आई डैश अपान ओ डैश की वैल्यू क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू v की वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर अभी निकाले -30 आया है, तो पहले से माइनस के तो फार्मूला में होता है, तो इसलिए यहाँ पर v की वैल्यू -30 रख दिए। अब u की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए -15 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं -15, ये माइनस से माइनस कट गया।
अब 15 वन जा 15, 15 टू जा 30। अब क्या बचा है हमारा आई डैश अपान 3 इक्वल टू, ये माइनस का चिन्ह बचा है और +2 बचा है, तो मतलब -2 और नीचे क्या बचा है, पूरा कट गया है तो 1 बचा है। अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई डैश इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई है, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई हो गई है। फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो वस्तु था ये 3 सेंटीमीटर था, लेकिन जो प्रतिबिंब बना है ये हमारा 6 सेंटीमीटर, मतलब कि प्रतिबिंब का आकार जो है 6 सेंटीमीटर है, तो वस्तु से लंबा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने, ये माइनस चिन्ह फ्रेंड्स दर्शाता है कि अवतल दर्पण के सामने रखा गया, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, और प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर होगा, और प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है, मतलब कि एक प्रकाश स्रोत है, जैसे टॉर्च वगैरह हो गया। ये जाके उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब कि जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है वस्तु की दूरी कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी की यू से व्यक्त करते हैं। हम फ्रेंड्स बताए थे हम कि उत्तल दर्पण में केवल यू माइनस रहता है, बाकी सब प्लस रहता है, तो इसलिए इसको माइनस लिख देते हैं। रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। अब फोकस दूरी कितना दिया गया है, दर्पण की फोकस दूरी को हम एफ से व्यक्त करते हैं। यह बराबर भी 40 सेंटीमीटर दिया है। चूँकि यह दर्पण उत्तल है, इसलिए इसको हम माइनस का चिन्ह नहीं लिखे फोकस दूरी को, ठीक है। अब जाके प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, मतलब प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स, वी से। वी इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। और इस देखिए, अब इसको हम लगाते हैं वही पुराना नियम, दर्पण के सूत्र से, ठीक है। दर्पण का सूत्र हमारा क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जो वैल्यू दिया गया है उसको हम रख लेते हैं। 1/f की वैल्यू क्या दिया गया है, 40 सेंटीमीटर, 40 लिख लिए, बराबर v की वैल्यू क्या दिया है, कुछ नहीं पूछ रहा है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह। फिर u की वैल्यू क्या दिया गया, -40, तो -40 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/v। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/40 इक्वल टू, इसको हम इस तरफ ले आएंगे। इस कंडीशन में फ्रेंड्स हमारा चिन्ह जो है जैसे रहेगा वैसे ही बदलेगा नहीं, ठीक है। अब लेकिन इसके बाद अगर हम ले जाएंगे अकेले को, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो ये उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +1/40, ठीक। अब जाके देखिए, इन दोनों का 40 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 40 ही आएगा, क्योंकि अगर हर समान रहता है तो हम डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2/40, ठीक है। हर समान है इसलिए डायरेक्ट हम जोड़ लिए। अब देखिए, यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 जा 2, 2 40, ठीक। तो यहाँ से क्या आया, v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लस में आया है, ठीक। प्लस में आया है तो इसका मतलब कि ये जो दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक। अगर माइनस में आता तो हम इसको लिख सकते थे कि ये अवतल दर्पण होगा, ठीक है। तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर यहीं पर आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जाके अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले देखिए, जो दिया गया है इसमें भी वही लिखेंगे। दिया है क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स, पढ़िए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को फ्रेंड्स n से व्यक्त करते हैं।
तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इतने वर्डों को हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, वायु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एयर। तो एयर का पहला अक्षर लिख लेते हैं ए, फिर जाके अपवर्तनांक की अंग्रेजी यन होती, तो यन को हमेशा ऊपर लिख लेंगे, ए के ऊपर, ठीक। उसके बाद वायु हो गया, फिर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रहा है ना, तो जिसका अपवर्तनांक दे रहा है तो उसको हमेशा पीछे लिखेंगे। तो कांच को हम ग्लास बोलते हैं, ग्लास की पहला अक्षर क्या होगा, जी, तो यहाँ हम लिख देंगे जी। तो मतलब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक पूछ रहा है, ठीक। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसका कितना वैल्यू दिया गया है, 1.50, तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। अब कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इसको हम क्या लिखेंगे, कांच है तो पहले कांच लिख लेंगे, ग्लास जी, फिर अपवर्तनांक का चिन्ह यन, फिर हीरा है तो हीरा को अंग्रेजी में डायमंड बोलते हैं, डायमंड की अंग्रेजी डी, जी एन डी, इक्वल टू कितना दिया गया है, 1.61, 1.61। तो पूछ क्या रहा है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक पूछ रहा है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वायु को पहले लिखेंगे ए, फिर के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक यानी कि यन, हीरे को अंग्रेजी में डी बोलते हैं, ठीक। ए एन डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम लगाने के लिए पहले सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कैसे लगाया जाता है इस प्रकार के सवाल में। जब 3 माध्यम दिया गया, जैसे वायु दिया गया है, पहला माध्यम वायु, फिर कांच, फिर जाके हीरा दिया गया है, ठीक। 3 माध्यम है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तीनों माध्यम को एक सर्किल की तरफ लिख लेंगे, जैसे वायु के ए, फिर जाके ग्लास को जी और डायमंड को डी। अब देखिए अगर हम एक तरफ से बढ़ते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए इधर से बढ़ रहे हैं तो ए एन डी, फिर डी एन जी, फिर जी एन ए, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपने फार्मूला के हिसाब से, जैसे ए यहाँ पर डी लिख देते हैं, फिर यहाँ पर जी, इसको क्या लिखेंगे, ए फिर एन जी, फिर जी एन डी, डी एन ए, ठीक। तो हम इसको जो ये तीर लगाया गया इसको हम यन मान के चलते हैं, ठीक है, यन, ये सब जगह यन है। तो इस प्रकार के सवालों को इसी तरह हल करेंगे, अगर 3 माध्यम दिया रहेगा तो इसी प्रकार हम बना लेंगे सर्किल। अब लिखेंगे क्या, पहले ये वाला फार्मूला ये लगेगा, लेकिन इससे सवाल बड़ा हो जाएगा तो हम इसको लगा लेंगे, दोनों सेम ही है। देखिए ए एन जी, तो हम क्या लिखेंगे, ए एन जी, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या है जी एन डी, तो क्या लिखेंगे, जी एन डी, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या है डी एन ए, तो फिर क्या लिखेंगे, डी एन ए इक्वल टू क्या, 1। इस तीनों का जो गुणा होता है 1 के बराबर होता है, ठीक। अब जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर इसको रख लेते हैं, ए एन जी मतलब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 1.50, 1.50। फिर गुणा का चिन्ह, जी एन डी मतलब ग्लास के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक कितना है, 1.61, 1.61। फिर गुणा का चिन्ह, अब फिर देखिए यहाँ पर डी एन ए है। अब एक चीज़ और जान लीजिए फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी अपवर्तनांक दिया रहेगा, जैसे ए एन जी दिया गया है, ए एन जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा करके लिख सकते हैं 1/GNA। इसी को जस्ट उल्टा कर दिए और बटे में अगर लिख देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर DNA दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, इसको उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AND, तो ये हमेशा बटे में हो जाएगा। अब इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, ठीक, तो इक्वल टू 1। इन दोनों का फ्रेंड्स अब हम गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा, 2.4150 और 1 का भी इसी कर दिए। अब नीचे क्या है, हर में क्या है हमारा, AND इक्वल टू 1, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 मान लेते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, AND इक्वल टू, इसके इसमें करेंगे 2.4150, यही हो जाएगा हमारा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो हम इसको चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं, AND इक्वल टू 2.41। इन दोनों अंकों को हम निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब नगण्य मान लेते हैं, ठीक। तो इतना भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए
यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है, तो वायु के सापेक्ष मतलब क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं। ठीक, दिया है वायु के सापेक्ष मतलब कि वायु को ए से व्यक्त करेंगे, फिर एन, फिर पारदर्शी द्रव मतलब कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड, तो इसको हम केवल द्रव है तो यल लिख लेते हैं। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में यल लिक्विड का अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.25। ठीक, अब तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसी वायु के सापेक्ष ही द्रव का अपवर्तनांक कितना है तथा कांच का अपवर्तनांक इतना है। तो मतलब कि एक बार वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक लिखेंगे, फिर दोबारा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे, कितना 1.5 है। ये वायु एयर और ये ग्लास, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो मतलब द्रव का है, द्रव हमारा यल है, यल एन, फिर कांच की अपवर्तनांक मतलब जी, यल एन जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम अभी बताया था इसके पहले 3 माध्यम है। क्या क्या माध्यम है? एक तो वायु है, फिर दूसरा लिक्विड है, तीसरा ग्लास है। हम क्या लिखेंगे? ए, यल और तीसरा क्या है हमारा जी। ठीक, इसको हम ऐसे घुमाएंगे। ठीक, ये हमारा एक सर्किल बन गया। अब इसको हम इसी से हम अपना फार्मूला बनाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा ये सबके अगर एन लिख देते हैं। ठीक, यहाँ भी एन। अब देखिए ए एन यल, ए एन यल गुणा का चिन्ह यल एन जी, यल एन जी गुणे जी एन ए, जी एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, तीनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब जो जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर रख लेंगे। ए एन एल का मान कितना दिया गया है? 1.25 गुणे यल एन जी का मान, यल एन जी का मान क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम यल एन जी को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे जी एन ए। तो जी एन ए का वैल्यू दिया गया नहीं दिया गया? यहाँ पे देखिए ए एन जी का वैल्यू दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम जी एन ए निकालेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? हम बताए थे ना अभी, अगर हमारा ए एन जी रहेगा तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं जी एन ए। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या दिया गया? जी एन ए ही दिया गया है, तो जी एन ए को क्या लिखेंगे? उल्टा करके 1/A एन जी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको, ये फार्मूला है हमारा। ठीक, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 1/A एन जी इक्वल टू 1। ठीक, अब जाके जैसे जो है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर यल एन जी, फिर गुड़ा 1.25 है, गुड़ा 1/A एन जी की वैल्यू अब यहाँ पर हम रख सकते हैं 1.5 इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 1। तो यहाँ पर इसका हम इसमें गुड़ा कर देंगे, तो ये हो जाएगा यल एन जी गुड़ा, इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो 1.25/1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम जाके इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, इसको मतलब जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1, इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे और इसको इसी स्थान पे रहने देते हैं। ठीक, तो हमारा यल एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा 1.5/1.25। अब दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे जितने अंक पे दशमलव है उसी से हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक, जैसे 1 2 सबसे ज़्यादा 2 अंक पे है तो ऊपर भी 2 अंक 0, नीचे भी 2 अंक 0 से गुणा कर देंगे 1 के साथ। ठीक, अब ये दशमलव हट के क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1.150 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम काटते हैं। देखिए काटने पर हमारा क्या आता है? पहले 5 से हम काटते हैं, 5 5 दूना 10, फिर 2 आएगा, 5 25, फिर 5 3 15, 30 हो गया, 5 25, 6 पंचे 30, तो हमारा क्या आएगा? 6/5। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अगर हम फ्रेंड्स और डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 मतलब 5 का 5 एकम 5, फिर 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 5 दूना 10 कट जाएगा। तो हमारा यल एन जी की वैल्यू क्या आ गई? हमारा 1.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, दिया है। ठीक, दिया है क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकंड। ठीक, यदि कांच का अपवर्तनांक क्या है 3/2, तो क्या दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है 3/2। तो ये हमारा क्या, तो कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो कांच में प्रकाश की चाल लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में हमारी प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क के पूछ रहा है तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पर नया फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन में आता है। तो अगर जैसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, तो जैसे यहाँ पर निर्वात है एक माध्यम, दूसरा माध्यम हमारा कांच है, तो दोनों माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे जो अपवर्तनांक दिया, जैसे कांच का अपवर्तनांक दिया गया है तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कांच का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक दिया रहेगा पहले इसको लिख लेंगे, कांच का अपवर्तनांक। ठीक, अब ये किसके इक्वल होता है, पहली बात तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ये जो कांच का अपवर्तनांक है फ्रेंड्स, ये निर्वात में ही कांच के सापेक्ष दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और अपान में क्या लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, अब इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कांच का अपवर्तनांक दिया है, किसके सापेक्ष दिया गया है, निर्वात में, पहला माध्यम निर्वात है तो हम क्या लिखेंगे, ए, निर्वात को एयर बोलते हैं, मतलब वायु ए। ठीक, फिर एन, फिर कांच का अपवर्तनांक दिया है तो मतलब ग्लास जी। ठीक, इक्वल टू, अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है यहाँ पर, 3×10⁸, 3×10⁸, और कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो कांच में प्रकाश की चाल, देखिए फ्रेंड्स, ये प्रकाश की चाल निर्वात में दिया है, प्रकाश की चाल को हम वेलोसिटी v से भी व्यक्त करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं v, और निर्वात को a से व्यक्त करते हैं तो va लिख सकते हैं इसको, और कांच में प्रकाश की चाल को कांच में कह रहा है तो प्रकाश की चाल जो होगी वो v ही होगी, और कांच में है तो इसको bg भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब जाके इसको देखिए, जिसका बटा कुछ नहीं, इसका बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर लेते हैं। अब पहले इसके तो हम इसको देखिए वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद तो ए एन जी की वैल्यू क्या दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 इक्वल टू 3×10⁸ अपान कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब जाके हम इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं, और चाहें तो फ्रेंड्स देखिए ये अंश में है, ये भी अंश में है, अगर बराबर रहेगा तो अंश को अंश से काट सकते हैं, हर को हर से काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, ये प्रकाश, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में हमारी प्रकाश की चाल क्या होगी, इक्वल टू, ये इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक, तो इसका वो 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2×10⁸, यही हमारा कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है तो इसको मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको सारे सवाल समझ में आए हैं फ्रेंड्स, तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में हम आपको जाके 17 से जाके आगे तक का सवाल बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।